जैसे रामलला का स्वागत हुआ, उसी तरह से एम्स के लिए हमारे क्षेत्र में रामलला की देन आ रही है और हम उसको स्वागत करें, सब मिलकर स्वागत करें। मुख्यमंत्री जी का सबसे बड़ा आभार, हमारे सांसद का भी आभार कि उन्होंने भी यथायोग सहयोग दिया। बाकी इसमें और लोग जैसे मनेठी संघर्ष समिति, उसको भी बहुत बहुत बधाई। जैसे पहले नौकरियां बिकती थी, बोली लगती थी, विधायक और मंत्रियों की केवल रिश्तेदारी लगते थे, पहले बार मुख्यमंत्री महोदय से आए जिन्होंने पर्ची खर्ची को बंद करके और बहुत रोजगार दिया है। जिस पार्टी में जितने ज्यादा एस्पायरेंट होंगे, जितने ज्यादा टिकट मांगने वाले होंगे, वो ये सिद्ध करता है कि ये पार्टी यही जीतेगी, इन्हीं की सरकार बनेगी। ये पहचान है। पार्टी छोड़ने के बाद जब मुझे निकाल दिया गया, तब भी मैं मुख्यमंत्री से बार बार मिलता रहा और हमेशा रेवाड़ी की मांगों की मैं देख के आया करता लिस्ट। इसी तरह से म्यूनिसिपल कमेटी की जो गत बनी है, जो हालत बनी है, वो भी नेतृत्व के अभाव में बनी है। मैं ये मानता हूँ कि जो नगर परिषद चेयरमैन है, उनको उतना अनुभव नहीं था। मैं ये चाहूँगा कि हमारे नगर परिषद में चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, विपक्षी पार्षदों का भी काम उतना ही हो जितना चेयरमैन के पक्ष का काम होता है, तो गड़बड़ नहीं रहेगी। संघर्ष समिति को 16 तारीख के बाद सबको उनसे मिलके और सम्मानित करेंगे इसी जगह। कि मेरा संकल्प है कि रेवाड़ी को कैसे उसका खोया हुआ गौरव वापस दिलाया जाए। हाल ही में भाजपा में शामिल हुए पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास अपने भतीजे मुकेश कापड़ीवास का जन्मदिन मनाने के लिए 10 फरवरी को रेवाड़ी जिला मुख्यालय पर स्थित अपने कार्यालय पहुंचे। उन्होंने खुशी के इस मौके पर पत्रकारों को भी बातचीत के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन केक काटने से पहले पत्रकारों के तीखे सवाल झेलने पड़ गए। कापड़ीवास नहीं चाहते थे कि उन्हें आज केंद्रीय मंत्री रविंद्रजीत सिंह के खिलाफ कुछ बोलना पड़े, क्योंकि पार्टी में शामिल होने के बाद अपनी पार्टी के नेता की बुराई करना संभव नहीं था। लेकिन कुछ पत्रकार उनसे कुछ खास निकलवाने के लिए अड़े हुए थे। उन्हें इसमें कामयाबी भी मिली। राव और आरती राव के चुनाव मैदान में उतरने पर अपनी भूमिका के सवाल पर कापड़ीवास ने स्पष्ट किया कि जो भी कमल का चुनाव चिन्ह लेकर आएगा, उनकी मदद करेंगे। लेकिन पत्रकार तो अतीत के तीखे बयानों जैसा कुछ कहलवाना चाहते थे। इस घेराबंदी के बीच कापड़ीवास ने चाहते हुए भी बहुत कुछ कह गए। हालांकि बातचीत की शुरुआत में उनके रुख में काफी नरमी रही। उन्होंने एम्स निर्माण में राव के योगदान को भी स्वीकार किया, लेकिन चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में हुई गड़बड़ी जैसे सवालों पर कापड़ीवास को काफी असहज स्थिति का सामना करना पड़ा। आप अपनी स्क्रीन पर उनके भतीजे मुकेश कापड़ीवास के जन्मदिन का जश्न देख चुके हैं। आप पहले मुकेश कापड़ीवास की महत्वपूर्ण बात सुनिए, उसके बाद रणधीर सिंह कापड़ीवास की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कि मेरा संकल्प है कि रेवाड़ी को कैसे उसका खोया हुआ गौरव वापस दिलाया जाए। जो रेवाड़ी पीतल नगरी के नाम से जानी जाती थी, जो रेवाड़ी वीरों की खान है, हमारे यहाँ से सबसे ज्यादा लोग आर्मी में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, टीचिंग में जाते हैं। और एक वो शहर जिसका पौराणिक महाभारत कालीन एक इतिहास रहा हो, कृष्ण भगवान के बड़े भाई दाऊद राम जी रेवाड़ी के आए गए। विश्व की पहली गौशाला रेवाड़ी बनी थी, स्वामी दयानंद सरस्वती को लगा कि गौशाला कहाँ बनाई जाए। तो इतना पुराना हमारा गौरव है, इतना पुराना हमारा इतिहास है, तो मैं मानता हूँ कि उसको कैसे उसका गौरव वापस दिलाया जाए, उस दिशा में हम सब लोग मिलकर काम करें, उस चीज का संकल्प है। मोटे तौर पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेरा मतलब, चुनाव भी अभी दूर है, सबसे बड़ा मेरा मकसद ये था कि हम आमंत्रित करें 16 तारीख को, जब एम्स में इतना बड़ा, जिसकी हम इंतजार कर रहे थे, सारा क्षेत्र इंतजार कर रहा था, उस एम्स को बनाने में कितनी ज्यादा शक्ति लगी है, कितने लोगों ने अपनी ताकत लगाई है, ये बड़ा विषय है। और आज वो इच्छा पूरी होके जब मोदी जी ने फिक्स कर दिया है 16 तारीख, तो उसके लिए हम सभी को, मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से और अपने सब साथियों की तरफ से आह्वान करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग मोदी जी का धन्यवाद देने, उनका आभार प्रकट करने के लिए 16 तारीख को जरूर आएं। हम सब का आह्वान करते हैं, क्योंकि इस मामले में ना कोई पक्ष है और ना विपक्ष है। विपक्ष को भी आना चाहिए, ये बड़ा काम है, सबका साझे का काम है, और इसको उत्साह के तरीके से एक, जैसे क्या कहते हैं, त्योहार के रूप में मनाया जाना चाहिए। जैसे रामलला का स्वागत हुआ,
उसी तरह से एम्स के लिए हमारे क्षेत्र में रामलला की देन आ रही है और हम उसको स्वागत करें, सब मिलकर स्वागत करें, क्योंकि इसमें कितना बड़ा कैसे कैसे बना ये। सबसे पहले आपके क्षेत्र के सभी विधायक किसी भी ग्रुप के थे, सारे के सारे विधायक दक्षिणी हरियाणा के मुख्यमंत्री के पास रिप्रेजेंटेशन लेके गए। हमारे क्षेत्र में आज तक कोई बड़ी योजना नहीं बनी है, पूरे हरियाणा में बड़ी बड़ी योजनाएं चल रही हैं। हमारा क्षेत्र बड़ी योजनाओं के पीछे हमेशा से पक्षपात से त्रस्त रहा है, पक्षपात होता रहा है। कम से कम एक अवसर, एक एम्स तो बना दिया जाए वहाँ। हमारे यहाँ बहुत अभाव है, ना यहाँ पीजीवाई है, दूसरे बड़े हॉस्पिटल में नहीं है। हमारे यहाँ तो शहर में बड़े अस्पताल में नहीं, दूसरे पूरे हरियाणा, दक्षिणी हरियाणा में। तो इस मांग को लेके हम गए और उस समय ये मनेठी की प्रपोजल दी थी जमीन की। बनवारी जी लाल जी ने फिर कागज मंगाए थे और हम सारे विधायक 3-4 बार मिले थे। मैंने रेवाड़ी के, हमारा घोषणा हो गई थी कि हर जिले में मनोहर लाल जी एक एक मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, लेकिन हमने बड़ा इरादा लेके छोटे लक्ष्य को इसलिए छोड़ दिया था कि फिर आवश्यकता नहीं रहेगी, हमारा एम निशाना ही बड़ा होना चाहिए। तब हमने सब ने हाँ करा ली थी मुख्यमंत्री जी से। देखो मीडिया के सामने कह रहा हूँ ना, झूठ बोलना पाप है, उसमें सबका योगदान है, मेरा अकेले का नहीं, किसी और का नहीं, सबका योगदान। सबने मुख्यमंत्री जी से हाँ करा ली थी। उसके बाद बावल जलसे में ये मांग उठाई गई, हमारे सांसद के द्वारा आग्रह किया मुख्यमंत्री से, मुख्यमंत्री जी ने उसको मंजूर करते हुए घोषणा कर दी। तो इतने बड़े काम के लिए आपके सारे विधायक और हम सब लोगों की इच्छा, जनता की भावना, क्षेत्र में कोई विकास बड़ा काम हो, मुख्यमंत्री जी का सबसे बड़ा आभार, हमारे सांसद का भी आभार कि उन्होंने भी यथायोग सहयोग दिया। बाकी इसमें और लोग जैसे मनेठी संघर्ष समिति, उसको भी बहुत बहुत बधाई। इतनी बधाई कि उन्होंने बहुत लंबे समय तक इसको जीवित रखा, जागृत रखा, इसकी मांग करते रहे और उसकी पीड़ा मंत्रियों को, उसकी पीड़ा बड़े लोगों को, या जो ये कहते हैं श्रेय लेने के मेरे जैसे, उनको भी ये रहती यार ये नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मैंने तो ये भी सोचा है, बल्कि आज मैं डिक्लेयर भी करता हूँ कि संघर्ष समिति को हम 16 तारीख को मोदी जी आ रहे हैं, संघर्ष समिति को 16 तारीख के बाद सबको उनसे मिलके और सम्मानित करेंगे इसी जगह। और जैसे दीपेंद्र जी ने कमेंट किया है संसद में कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इसका बजट कम मंजूर हुआ है, तो मुझे कहना पड़ रहा है कि दीपेंद्र जी और जो दूसरे लोग कम से कम एम्स के मामले में राजनीति ना करें, खुशी मनाएं। हम ये कहते हैं सबका सहयोग है, जो दूर बैठे उनका भी सहयोग है। ये 22वां एम्स है, ये पूरे देश के लिए भी गौरव की बात है, हरियाणा के लिए तो है ही है, और जिला महेंद्रगढ़ दक्षिणी हरियाणा के लिए तो बहुत बड़ी बात है। मनोहर लाल जी इस बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने व्यवस्था देने का बहुत बड़ा काम किया है। और जैसे पहले नौकरियां बिकती थी, बोली लगती थी, विधायक और मंत्रियों की केवल रिश्तेदारी लगते थे, पहले बार मुख्यमंत्री महोदय से आए जिन्होंने पर्ची खर्ची को बंद करके और बहुत रोजगार दिया है। अब पिछली हमारी योजना में तो बहुत लगे ही थे, अभी भी रेवाड़ी में, एकमात्र रेवाड़ी में 15 सब इंस्पेक्टर, रेवाड़ी जिले में 450 नौकरियां, और सभी साधारण लोगों को मिली है बिना पर्ची खर्ची के। अकेले हमारे गंगा चाहिर में 7 लोगों को नौकरी मिली, और सभी जगह इसी तरह से मिली है बिना पर्ची खर्ची के। बहुत गरीब साधारण लोग, ये व्यवस्था का फर्क है। तो ऐसे मुख्यमंत्री के साथ मेरी बेचैनी तो बढ़ी रही थी कि मुझे बीजेपी में ही रहना है तो देर क्यों। तो मैं अवसर आ गया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमारी मांग महसूस की और जैसे ही उन्होंने बुलाया हम चले गए और हम ज्वाइन करके आ गए।
निश्चित तौर पे इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि राजनीति का अर्थ ये होता है, राजनीति का मतलब यही होता है कि चुनाव से पहले कम से कम अपने जो नाराज हैं या किसी कारण से बिछड़ गए उनको जोड़ें। और ये हर कोई करता है, हर पार्टी करती है, बल्कि हर कैंडिडेट भी करता है। अगर मैं एक प्रत्याशी हूँ तो मेरे साथी अगर कोई बिछड़ गए, किसी बात से नाराज गए, तो मैं उन्हीं के पास पहले जाऊँगा उनको मनाने के लिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो ऐसा होता है और मनाना चाहिए भी और बुलाना चाहिए भी, जोड़ना चाहिए भी, ताकत पार्टी की बढ़ानी चाहिए। जिस पार्टी में जितने ज़्यादा एस्पायरेंट होंगे, जितने ज़्यादा टिकट मांगने वाले होंगे, वो ये सिद्ध करता है कि ये पार्टी यही जीतेगी, इन्हीं की सरकार बनेगी। ये पहचान है। आपका क्या रुख है? आपकी क्या रणनीति है? आपका क्या रुख है? क्या सोचते देखो, हैं? अभी पहले पार्लियामेंट का चुनाव है और पार्लियामेंट के चुनाव में के बाद कई परिस्थितियां बदलती हैं। ये उस समय बाद विधानसभा की बात तो उस समय करेंगे। और ना ये सोच के मैं पार्टी में गया, ऐसा है कि ये खुलासा मैं बाद में कर दूंगा। पहले जो लक्ष्य था ना मेरा, अगर आप मेरी बात सुन लेते कि मैं क्या प्रेस करने क्यों आया हूँ, तो वो तो ऐसा है कि जब आप मेरी बात नहीं सुनोगे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ रह जाएगी। नेताजी, लोकसभा चुनाव अभी और आने वाली 16 ये सारी बात मैं ही बता रहा था। आने वाली 16 तारीख को अरे वो मैं बता रहा हूँ मेरे भाई, बता रहा हूँ। आप बाबूजी आप बोलो, 5 मिनट मैं बता रहा हूँ। तो पार्टी में हम ज्वाइन किए हैं और पार्टी में ज्वाइन का ऐसी चर्चा थी कि भाई नेताजी 5 साल बाहर रहे, क्या किया। तो मैं एक बात तो ये बताऊं, जब मैं बाहर था तब भी मेरा, जब मैं विधायक था, वो काम सब जानते हैं, बताने की जरूरत ही नहीं। और पार्टी छोड़ने के बाद जब मुझे निकाल दिया गया, तब भी मैं मुख्यमंत्री से बार बार मिलता रहा और हमेशा रेवाड़ी की मांगों की मैं देख के आया करता लिस्ट कि मेरे छोड़े हुए आधे काम बाकी हैं। और जो बॉयज़ कॉलेज है, इसके लिए सीनियर्स, ये अपना सैनिक स्कूल जब शिफ्ट हो जाए तो इसमें हमारा कॉलेज स्थानांतरित कर दिया जाए, क्योंकि अभी बॉयज़ कॉलेज में, बॉयज़ स्कूल में ना स्कूल प्रॉपर चल रहा है और ना कॉलेज प्रॉपर चल रहा है। और मैंने उसके लिए एक चिट्ठी लिखी थी हमारे सांसद को, इंद्रजीत सिंह को भी, कि अगर आप मेरे अधूरे कामों को पूरा कर देंगे तो मैं अपनी टिकट करना भी सार्थक मान लूँगा। आपने पढ़ी भी होगी, आपके सामने ये बातें कही भी गई थी। उसके बाद जब इस स्कूल में किसी एनजीओ को दे दिया गया था, तो हमने किस दबंगाई से, किस ताकत के साथ उसका विरोध किया और उसको भगा के कॉलेज का वो भी लिख दिया था। अब चूंकि हम पार्टी में नहीं थे तो हम अपने केस को उस तरीके से पेश नहीं कर पाए। अब फ़ायदा ये होगा कि हम इन सारी चीज़ों को, जो हमारे अधूरे काम हैं, उनको पूरा कराने के लिए मुख्यमंत्री जी से डिस्कस करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। जैसे ये हमारे दोनों बस अड्डे हैं, रेवाड़ी के भी, धारवाड़ा के भी। मेरे कार्यकाल में इनमें बजट दिला दिया था, पैसा पहुंच गया था, ड्राइंग नहीं बनी है हमारे बाद, क्योंकि कोई परसू करने वाला रहा नहीं। रेवाड़ी में नेतृत्व का अभाव रहा और काम नहीं हो पाया। इसी तरह से म्यूनसिपल कमेटी की जो गत बनी है, जो हालत बनी है, वो भी नेतृत्व के अभाव में बनी है। मैं ये मानता हूँ कि जो नगर परिषद चेयरमैन है, उनको उतना अनुभव नहीं था। और दूसरा क्या था कि हमने, और आज भी हम ये चाहेंगे कि नगर परिषद में या कहीं भी किसी भी सरकार में मेरा तेरा जब खत्म हो जाएगा, मैं ये चाहूँगा कि हमारे नगर परिषद में चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, विपक्षी पार्षदों का भी काम उतना ही हो जितना चेयरमैन के पक्ष का काम होता है। तो गड़बड़ नहीं रहेगी और कोई शिकायत नहीं रहेगी, डेवलपमेंट अच्छी होगी। और नेतृत्व अगर ठीक हो तो टाइम बाउंड काम हो कि सब पार्षद अपना एस्टिमेट दें क्या चाहिए उनको, और उसका अधिकारी एस्टिमेट बनावें, और फिर टाइम बाउंड ही टेंडर लगे और टाइम बाउंड ही काम कंप्लीट हो, तो हमारा शहर, हमारी जो ये म्यूनसिपल कमेटी गति पकड़ेगी। मेरी भूमिका रहेगी जो मोदी जी के कमल का निशान ले आएगा, मैं मोदी जी के कमल के निशान की पूरी मदद करूंगा जितनी मेरी शक्ति है। 2014 में और 2019 में दोनों बार मैंने एक बात कही थी
किसी साधारण से साधारण कार्यकर्ता को टिकट मिल जाए, साधारण से साधारण को, जिसको शायद कोई नहीं जानता हो, मोदी जी के जलवे के कारण, मोदी जी की हवा से, मोदी जी के नाम पर राष्ट्र निर्माण के लिए वो ही जीत जाएगा, छोटे से छोटा आदमी से अदना आदमी। चौकीदार जागरूक है। मैं एक बात कहता हूं कि पिछली सरकारें कांग्रेस की रही या किसी और दल की रही, पिछली सरकार चोरों को बचाती थी, चोरी को दबाती थी। ये पहली सरकार वो बनी है जो अपनी सरकार में चोरों को उजागर करके, उनकी जांच करके, उनको अंदर देके दंडित कर रही है। मैंने एक बार नहीं, इसमें ये मैंने पहले कह चुका हूँ, बार बार कह चुका हूँ, मुकेश को मैं थोपूंगा नहीं। और नेता जिस तरह से अपने बच्चों को थोपने का प्रयास करते हैं, उनकी अपनी मानसिकता है। मेरी एक बात है, वही जवाब है। मुकेश मेहनत करे, हिम्मत करे, लोगों से मिले, लोगों का दिल जीते, उनसे प्यार ले और प्यार दे, और अपनी टिकट का इंतजाम करे। चंडीगढ़ में मेयर चुनाव को लेकर के जो वीडियो सामने आया धांधली, क्या बीजेपी इसी तरीके से चुनाव जीतती है? देखो, राजनीति में राजनीति नहीं, मेयर चुनाव की बात करो, सीधा टू द पॉइंट। उसमें जो सामने आया, निकल करके वीडियो सामने आया, किस तरीके से वोटों को कैंसिल कर दिया गया बैलेट पेपर पे, उसको लेके क्या प्रतिक्रिया? अगर ऐसा ही रहा तो बीजेपी जीतेगी। देखिए, प्रतिक्रिया जब कहेंगे, जब कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बड़ी टिप्पणी कर दी, लेकिन अभी ये मामला कोर्ट में है, कोर्ट संज्ञान ले रहा है इसका। नहीं, आप क्या गलत को गलत कहेंगे, या गलत था या सही था? देखिए, जब मामला कोर्ट में है तो मामला प्रिजुडिस है, और हमारे जैसे आप जैसे लोगों को कोई अधिकार नहीं उस पर टिप्पणी की जाए। नहीं, मैंने पूछा वीडियो जो सामने है उसको देखकर मैं ये कहता हूँ, जब तक मामला प्रिजुडिस है, कोर्ट में है, अब कोर्ट अगर इसको कल क्लीन चिट दे दे तो आपके क्वेश्चन का और मेरे जवाब का क्या महत्व रहेगा? प्रधान जी, यदि लोकसभा के चुनाव में आरती राव को यदि पार्टी टिकट दे देती तो आपका क्या रुख रहेगा? मैं ये कह रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति जो कमल का निशान लेके आएगा, मैं उसकी मदद करूंगा, कमल की मदद करूंगा, मैं मोदी जी की मदद। विधायक जी, ये थोड़ा स्पष्टता से जानना चाह रहे हैं, राव इंद्रजीत सिंह को टिकट मिली तो आप क्या मदद करेंगे? उनके परिवार के किसी व्यक्ति को टिकट मिली तो नाम लेके बता दो ना। आज पता नहीं, आप लोग पत्रकार हैं, इतने सीनियर लोग हैं, आपको पता है कि आज पार्टी कोई भी चमत्कार कर सकती है। बड़े से बड़े लोगों की टिकट कटी है, बड़े से बड़े लोग ठिकाने पे लगाए गए, बड़े से बड़े लोग का अच्छा हिसाब हुआ है। मैं ये नहीं कहता, बाकी मैं ये कहता हूँ, जो टिकट जो ले आएगा सिंबल, कोई भी ले आए, एक आदमी का नहीं, व्यक्ति विशेष का, कोई भी ले आएगा। तो बात जोड़ दो ना, राव की टिकट भी कट सकती है क्या? यार ऐसा है कि मैं अब तो पार्टी में आ गया, मैं पहले घना ही बोल दिया, आप भी पार्टी में जब तो बाहर थे, अब तो मजा तो राव का जन्मदिन भी है, आपने पार्टी फिर ज्वाइन कर ली क्या? राव से फिर मुलाकात करेंगे, फिर जाएंगे रामपुरा हाउस, बधाई देने के लिए जाएंगे, तमाम नेताओं को बताया जा रहा है, बुलाया जा रहा है बर्थडे में। देखो, ऐसा मेरे पास तो कोई सूचना है नहीं, तो ना मेरे पास। आपके सीनियर नेता आपकी पार्टी के? यार एक बात बता, सीनियर नेता खूब मनाओ, मैं मना कब करता हूँ? तो आप जाएंगे नहीं जाएंगे पार्टी के? अभी भी उनसे 36 का आंकड़ा रहेगा? देखो, 99% तो मुझे कोई इनवाइट नहीं करेगा। अच्छा, एक बात बता, मैं मेरे भतीजे का आज जन्मदिन है, मैं ही उसको नहीं कर रहा इनवाइट। चलिए, आपके भतीजे पे लेते हैं। नेता जी, कुल मिलाकर हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आपका हमेशा राजेंद्र जी से 36 का आंकड़ा रहा, और आपने हमेशा उनकी कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। तो अब जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, अब वो लड़ते हैं, अब का जवाब एक है भाई, मेरी टिकट कटी, इट वाज एन एक्सीडेंट, कोई कटने का कारण नहीं था। मैंने काम भी किया था, और मुझे टिकट मिलती तो कम से कम 1 लाख वोट से मैं जीतता, सब जानते हैं, जीत निश्चित थी। कटवाने वाले, सुनो, कटवाने वाले ने अगर कटवाया तो हमने उसका जवाब देने का भरसक प्रयास किया, और मिल भी गया, उनको तो मिल गया, नुकसान पार्टी को हो गया। ऐसी स्थिति दोबारा ना बने। टिकट काट के अगर पार्टी का ही नुकसान किया है तो उस नेता को आप क्या मानोगे? अब रही आगे की बात, भाई जैसा बर्ताव वो करेंगे, अगर वो मेरे साथ अच्छा बर्ताव करेंगे तो उनसे 100 गुना अच्छा करूंगा। अगर वो मेरे से इतना सा थोड़ा खराब करेगा तो मैं ज्यादा खराब करूंगा। जवाब ये है। अच्छा, दूसरा जैसा रेसिप्रोकल है ये। तो पापड़ीबाज जी, नुकसान तो पार्टी का ही होगा। किसका?
नुकसान तो पार्टी का ही होगा ना नहीं इसमें? पार्टी का मैं पहले कह चुका हूँ, जो फूल ले आएगा उसी कापड़ी को वासी